मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मिस्र और सीरिया के नेतृत्व में अरब देशों ने 6 अक्टूबर 1973 को यहूदियों के पवित्र दिन यानी कि यौम किपुर की छुट्टी के दिन इजराइल पर हमला कर दिया था। मिस्र और सीरिया अपनी उस जमीन को वापस पाना चाहते थे जिस पर इजराइल ने 1967 के 6 दिन के युद्ध में कब्जा कर लिया था। जहां एक तरफ मिस्र और सीरिया को अरब देशों का पूरा समर्थन हासिल था, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा हुआ था। क्योंकि अरब देशों के रूस के साथ संबंध हमेशा से ही अच्छे रहे थे, इसलिए सीरिया और मिस्र के पास सोवियत संघ से हथियारों की खेप आने लगी थी। इसके बाद अमेरिका के तब के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने इजराइल को 18,000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान कर दिया था। साथ ही साथ इजराइल को हथियार व सैन्य सहायता देने की भी घोषणा कर दी गई। अमेरिका के इस कदम से अरब देश नाराज हो गए और उनके लिए तेल को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना जरूरी हो गया था। इसी के चलते अरबों ने जंग के 11 दिन बाद ऑयल प्रोडक्शन में कटौती करने का एक अहम फैसला लिया और अमेरिका और उसके सहयोगी देशों नीदरलैंड, पुर्तगाल और दक्षिण अफ्रीका पर पाबंदी लगा दी गई कि इन सभी देशों को ऑयल नहीं दिया जाएगा। इस वजह से अमेरिका को लंबे समय तक आर्थिक, क्षेत्रीय और राजनीतिक परिणाम भुगतने पड़े थे। आसान भाषा में आप यूं समझिए कि अमेरिका को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। सऊदी अरब ने उस वक्त ओपेक में एक अहम भूमिका निभाई और ऑयल प्रोडक्शन में कटौती करके अमेरिका को सबक सिखाने की पूरी प्लानिंग सऊदी के किंग शाह फैसल के नेतृत्व में की गई थी। उस वक्त के मिस्र के राष्ट्रपति सादात ने सऊदी अरब के किंग शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज को पहले ही आगाह कर दिया था कि अगर अमेरिका इजराइल का समर्थन करता है तो हमें भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा और अपने ऑयल प्रोडक्शन में कटौती करनी पड़ेगी। माहिरीन का कहना यह है कि अगर मिस्र के राष्ट्रपति सादात और सऊदी अरब के शाह फैसल सहमत नहीं होते तो यह प्रतिबंध कभी भी नहीं लगाया जा सकता था। वहीं कनाडा के वाटरलू विश्वविद्यालय में मिडिल ईस्ट मामलों के स्पेशलिस्ट बिस्मा मोमानी ने कहा है कि उस वक्त अरबों में एकता की भावना आज की तुलना में बहुत ज्यादा थी। जो देश फलस्तीनियों को आजादी देना चाहते थे उनके पास इजराइल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का अलावा कुदरत का एक दिया हुआ अनोखा रास्ता भी मौजूद था और वो था तेल। और आपने देखा कि इस अनोखे तेल के खजाने का इस्तेमाल करके अरबों ने अमेरिका को किस तरह से बैकफुट पर डाल दिया था। नाजरीन इकराम, अमेरिका को इस पाबंदी से क्या नुकसान झेलना पड़ा, इस पर वीडियो के अंत में बात करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि इससे अरब कंट्रीज को क्या फायदा या क्या नुकसान हुआ। दोस्तों, अरबों को सबसे पहला फायदा तो इसका यह हुआ कि 1967 की 6 डे वार में जिस जमीन के टुकड़े यानी कि मिस्र के सिनाई पेनिनसुला को गंवा दिया था, उसको इजराइल ने कैंप डेविड समझौता के तहत वापस कर दिया था। लेकिन उसका नेगेटिव पर्सपेक्टिव यह रहा कि मिस्र को जमीन तो वापस मिल गई थी, मगर मिस्र इजराइल को मान्यता देने वाला पहला अरब देश भी बन गया था। अरबों का इससे दूसरा फायदा यह हुआ कि सस्ते तेल का युग हमेशा के लिए खत्म हो गया था। इससे पहले अमेरिका अरब देशों से बहुत ही सस्ते दामों में तेल खरीदा करता था, लेकिन इसके बाद से तेल की कीमतें मिडिल ईस्ट में स्थिरता का प्रतीक बन गई थी। और मिडिल ईस्ट में उसके बाद जब भी कोई संकट आया, जैसे कि 1979 की ईरान क्रांति या 1991 का इराक वार, तेल की कीमतें बढ़ी और इससे दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। अरबों को इससे एक फायदा यह हुआ था कि इस संकट के बाद ओपेक ने नए नए सदस्य बनाए और इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में एक अहम ताकत के रूप में उभरकर सामने आए और जमीन से तेल निकालने की लिमिट को तय कर दिया गया। वरना तो उससे पहले अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स के दबाव में अरबों के तेल के कुएं से बेतहाशा तेल निकाला जाया करता था। यही वजह है कि अक्टूबर 1973 में तेल प्रोडक्शन को कम करके अरब देशों ने पेट्रोलियम कीमतों में लगभग 70% की बढ़ोतरी की थी। दोस्तों, तेल पर पाबंदी लगाने का एक नेगेटिव एस्पेक्ट यह रहा कि सऊदी अरब के किंग शाह फैसल की रियाद में उनके एक भतीजे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। क्योंकि अमेरिका पर पाबंदी लगाने में सऊदी अरब के शाह फैसल ने सबसे अहम किरदार अदा किया था और उनका हत्यारा भतीजा कुछ दिनों से अमेरिका में ही रह रहा था। इसीलिए शाह फैसल के कत्ल का जिम्मेदार अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को ठहराया जाने लगा था, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी आज तक पुष्टि नहीं हो सकी है। दोस्तों, अब जहां तक तेल पर पाबंदी लगाने से अमेरिका को नुकसान होने की बात है, तो मैं आपको बता दूं कि अरब देशों के ऑयल प्रोडक्शन में कटौती का नतीजा यह हुआ कि दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ने लगी थी।
1973 की ये जंग तो 3 हफ्ते में ही खत्म हो गई थी, लेकिन ये प्रतिबंध मार्च 1974 तक जारी रहा था और 1974 आते आते दुनिया में तेल की किल्लत बहुत ज्यादा हो गई थी और तेल की कीमतें $5 प्रति बैरल से $25 प्रति बैरल हो गई थी, यानी कि तेल की कीमतों में 5 गुना बढ़ोतरी हुई थी। इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका और उसके अमीर साथी देशों पर पड़ा था। इन सभी देशों में महंगाई आसमान छूने लगी थी। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की हालत यह हो गई थी कि उनके पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म हो गया था और वाहनों की लाइनें लग गई थी। सिर्फ लाइनें ही नहीं लगी थी, बल्कि पेट्रोल भरवाने के लिए महीनों का लंबा इंतजार करना उनकी एक आम बात हो गई थी। कई राज्यों ने तो तेल की खपत की एक सीमा तय कर दी थी और न सिर्फ अमेरिका के पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग गई थी, बल्कि अमेरिका को बहुत ही बड़ा आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा था। वो ये कि 1975 तक अमेरिका का प्रोडक्शन 6% गिर गया था और बेरोजगारी दोगुनी हो गई थी। यह था उस वक्त के अरबों की एकता और यूनिटी का असर कि जिसने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया था और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया था सऊदी अरब के शाह फैसल ने। अमेरिका की खुफिया जांच एजेंसी CIA के एजेंट रह चुके ब्रुस रिडल कहते हैं कि 1815 में ब्रिटेन द्वारा वाशिंगटन को जलाने की घटना के बाद जिस घटना ने अमेरिका पर सबसे ज्यादा अधिक प्रभाव डाला है वो थी सऊदी अरब की ओर से तेल पर लगाए गए प्रतिबंध। दोस्तों, हालांकि मौजूदा इजराइल और हमास जंग से 1973 जैसे हालात बनने की कम ही संभावना नजर आती है। उसकी कुछ वजूहात हैं। पहली वजह तो यह है कि उस समय तेल की मांग काफी ज्यादा हुआ करती थी। किसी भी देश के पास रिजर्व तेल उतना नहीं हुआ करता था, लेकिन आज के समय में हर देश के पास कई हफ्तों बल्कि कई महीनों तक का रिजर्व तेल होता है। 1973 के संकट के बाद ही अमेरिका में तेल रिजर्व रखने को लेकर एक कानून भी बना दिया गया था। दूसरी अहम और जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि 1973 में अरब देश खुलकर मिस्र और सीरिया के समर्थन में आ गए थे, लेकिन इस बार आप सभी लोग देख भी रहे हैं कि अभी तक ज्यादातर खाड़ी देशों ने खुद को इस जंग से बिल्कुल दूर रखा हुआ है। 3-4 को छोड़कर बाकी सब मुस्लिम देश दिखावा ही कर रहे हैं। गाजा खत्म हो चुका है और कोई भी मुस्लिम देश खुलकर अभी तक सामने नहीं आया है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि अगर सभी मुस्लिम देश एक हो जाएं तो क्या वो फिलिस्तीन को आजाद करा सकते हैं? क्या वो इजराइल से फिलिस्तीन की जमीन को वापस ले सकते हैं? इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो में आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।